चलो आज सेकंड चैप्टर विष के दांत है ना, विष के दांत पढ़ेंगे जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस कहानी का जो सारांश, एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग पढ़ेंगे दोनों। ठीक है, यह कहानी विष के दांत कहानी है। मतलब यह कहानी जो है विष के दांत कहानी, यह कहानी जो है अन्य नामक ग्रंथ से लिया गया है। यानी अन्य कहानी जो है अन्य कहानी नामक ग्रंथ से लिया गया। अगर पूछ लेगा एग्जाम के विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है, तो यह कहानी जो है अन्य कहानियाँ नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें जो है एक सेन साहब आदमी होते हैं जो कि काफ़ी ईमानदार आदमी होते हैं, ईमानदार टाइप का आदमी है। उसके पास जो है काले रंग की एक कार है जो उन्होंने 7500 रुपये में खरीदी थी, है ना। एक कार है, कौन कार है ना, काले रंग की कार है। ठीक है, कितने रुपए में? 7,500 में। 7500 बोलो और भी कुछ बोल सकते हो, तो अपना अपना बोलने का तरीका है। तो ये सेन साहब ने खरीदी। किसने खरीदी? सेन साहब ने काले रंग की कार 7500 रुपये में खरीदी थी। सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली कहते थे। वे जो है सेन साहब जो थे, जो थोड़े घमंडी टाइप के व्यक्ति थे, तो वो जो है अपने पुत्रियों को कठपुतली कहते थे। कठपुतली इसलिए कहते कि वो मतलब उनके इशारों पर जो है, कठपुतली उसे कहेंगे जो किसी के इशारों पर नाचता हो। तो उनकी बेटियां जो थी, उन कठपुतलियां थी, तो वो सब उनके इशारों पर नाचते थे और उनके नियमों और कायदों पर चलते थे। एवं उसका एक बेटा जो होता था, बेटा को जो है इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। यानी वो अपनी बेटियों को कठपुतली बना के रखे थे और बेटा को जो है इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। और वहाँ पर जो है गिरधर लाल नाम का एक व्यक्ति था जो मदन का पिता था। गिरधर लाल नाम का एक व्यक्ति है जो मदन का पिता है। और वे जो है गिरधर लाल जो है वो सेन साहब के यहाँ किरानी थे। कहने का मतलब गिरधर लाल एक गरीब परिवार का व्यक्ति है ना, मध्यम निम्न परिवार का व्यक्ति है। और जो है वो जो है मदन का पिता है। गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते हैं। उसके बाद मदन जो है, कुछ दिन के बाद क्या होता है, मदन जो है यहाँ लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। एक दिन क्या होता है कि जब मदन जो अपने गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, है ना, खेल खेल रहा था, तभी वहाँ पर जो है कासू होगा यहाँ पर। ठीक है, कासू होगा। तो कासू नाम का एक जो लड़का होता है, जो किसका पुत्र है, सेन साहब का बेटा है, उसकी लड़ाई हो जाती है। क्यों लड़ाई हो जाती है? क्योंकि उसकी लड़ाई होने के कारण जो लट्टू खेलने नहीं देता है, जिसके कारण क्या है उन दोनों में लड़ाई हो जाती है ना। कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ाई हो, मान लो दो कुत्तों की तरह लड़ाई हो जाती है। दोनों आपस में झपटते हैं। और उसमें क्या होता है, मदन को जो धकेलता है कासू, तो मदन भी अपनी गली का शेर होता है। जब मदन जो क्या था उसके गली में जब गया था, तो उसको खूब पिटाई फटकार उसके ड्राइवर के द्वारा पड़ी थी। तो उसी का चिढ़ थोड़ा उसके मदन के अंदर में था। तो वहाँ पर जो मदन जो अपने दोस्तों के साथ लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तो कासू वहाँ पर पहुँचता है, कहता है कि मुझे भी लट्टू घुमाने दो। तो यहाँ मदन जो है उसके उत्तर में जवाब देता है, तुम जाओ, अपने अमीर बाप का बेटा हो, अपने घर जाओ, वहीं खेलना, हम यहाँ क्या करने आए हैं। इसमें क्या होता है, दोनों में तू मैं होती है, लड़ाई हो जाती है। तो मदन को जो है कासू जो है धक्का मार देता है। तो कासू भी थोड़ा हट्टा कट्टा, वो भी किसी से कम नहीं। कासू भी मतलब मदन, दोनों हट्टा कट्टा है, तो मदन भी किसी से कम नहीं। तो मदन उठता है तो मदन ने जो है कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं। मतलब क्या करता है, मदन कासू को जो है जोर से मुक्का मारता है और 2 दांत तोड़ देते हैं। कितने दांत? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। और एग्जाम में आ सकता है कि गिरधर लाल किसका पिता था, तो गिरधर लाल मदन का पिता था। गिरधर लाल कहाँ काम करता था,
तो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था। मदन और क्या कहते हैं कासू में किस चीज़ का झगड़ा था, तो लट्टू घुमाने का झगड़ा था। ठीक है, तो मदन ने जो कासू को मारा था तो कितना दांत तोड़ा, तो 2 दांत तोड़ दिए। तो कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों तक का तारा था। यानी कासू जो एक लड़का था, किसका, सेन साहब का बेटा था, जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। सेन साहब के बुढ़ापे का सहारा यानी आंखों का तारा, मतलब सहारा होना, बहुत प्यारा होना, है ना, बहुत प्यारा था, आंखों का तारा था, बहुत प्यारा था। उसके बाद क्या होता है, सेन साहब जो होते हैं, सेन साहब अपनी पत्नी, है ना, सेन साहब की पत्नी धर्म पत्नी ने कहा था कि ऐसे ही बच्चे चोर डाकू बनते हैं। इसको कहा गया था, मदन के बारे में कहा गया था। किसने बोला था कि मदन, यानी सेन साहब की पत्नी ने बोला था मदन की उपरांत में कि ऐसे ही बच्चे कुछ दिन के बाद चोर या डाकू बनते हैं। किसने कहा था, सेन साहब की धर्मपत्नी ने मदन को कहा था कि इसी तरह बच्चे जो है आजकल चोर और डाकू बनते हैं। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महल और झोपड़ी की लड़ाई में, यहाँ बोलता है कि मदन, मतलब महल और झोपड़ी की लड़ाई में, दूर से दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आ जाओ, सिर्फ सुनने से नहीं देखना भी होता है। तो महल और झोपड़ी की लड़ाई में, महल वाले कौन थे, महल वाले सेन साहब थे, बड़का जमीन आदमी था, बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था, और झोपड़ी वाला मदन था। तो अक्सर मतलब यहाँ पर जो भाषा कही गई है, जो वाक्य कही गया, महल ऊंचे वाले आदमी के लिए कहा गया और झोपड़ी गरीब व्यक्तियों के लिए कहा गया। तो बोला कि महल और झोपड़ी की जब भी लड़ाई होती है, अधिकतर लड़ाई होती है, जब भी दोनों में लड़ाई होती है तो महल वाले ही की जीत होती है। ठीक है, ये किताब यानी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ कहा जा रहा है, ज़रूरी नहीं है अगर कोई सत्य की राह पर है तो वही जीतेगा, पर यहाँ पर जो बुक के अकॉर्डिंग कहा गया है तो अक्सर कौन जीतते हैं, महल वाले ही जीतते हैं। यानी महल और झोपड़ी की वाले की जब लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, ये बात याद रखना। यह कहानी महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच है, सही बात है। यह जो कहानी है महल यानी अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच के कहानी है, झगड़े की कहानी है। जो कहो घर के सभी, यहाँ पर जो घर के सभी मामलों में जो है कासू अपवाद था। तो एग्जाम में आ सकता है कि कौन जो है घर के मामले में अपवाद था, तो कासू जो है घर के मामले में अपवाद था। क्यों, क्योंकि उसके लिए जो है कोई नियम और कायदा नहीं था, है ना, क्योंकि वह उसके घर पर कासू, है ना, कासू का दूसरा नाम खोखा है। तो कासू जो है, कासू के घर पर उसके लिए कोई नियम या कानून नहीं बना हुआ था, इसलिए वो अपने घर में अपवाद था। और उनके बहनों के जो घरों में है जो था, उनके लिए नियम बना हुआ था और वो नियम का पालन करते थे, लेकिन कासू नहीं करता था। और उसके बाद सेन साहब की 5 पुत्री थी, यानी सेन साहब की कितनी बेटी, 5 बेटियां थी, जिनका नाम सुन लो, ध्यान से याद रखना, सीमा, रजनी, है ना, सीमा रजनी, ये लाजो नहीं होगा, सीमा रजनी आलो होगा। ठीक है, क्या होगा, आलो होगा, सीमा रजनी आलो, और शेफाली एवं आरती थी। यानी उनसे सेन साहब का कितना पुत्र था, एक पुत्र था, उसका नाम क्या था, कासू, प्यार से क्या कहा जाता था, खोखा कहा जाता था। और उनकी 5 पुत्रियां थी, जिनका नाम निम्नलिखित है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। तो एग्जाम में आ जाएगा 4 ठो, कोई किसी अलग नाम दे देगा, कोई अलग नाम दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन जो है सेन साहब की पुत्री थी, है ना। 3 ठो अलग कोई नाम दे देगा और इसी में से कोई नाम एक रहेगा, तो कहेगा कौन सेन साहब की पुत्री है, तो सभी 5 का नाम याद रखना है। एग्जाम में किस तरह घुमा कर देगा ये पता नहीं होता है, तो हर पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, शेफाली आरती थी, एवं एक पुत्र था जिसका नाम कासू, और प्यार से उसे खोखा कहा जाता था। तो ये किसके पुत्र थे, सेन साहब के पुत्र थे, और जो कि कासू नाम था और प्यार से इसको खोखा कहा करते थे। ठीक है, अब थोड़ा प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं।
देखते हैं क्या कहा जाता है। कह रहे कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। लिंग मतलब क्या? लिंग निर्णय मतलब क्या? लिंग तुम्हारे यहाँ पर लड़का और लड़की है ना, बेटे और बेटियों के प्रति जो भेदभाव है उन्हीं के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। ठीक है, यही हुआ कि सेन साहब के यहाँ जो सेन साहब के परिवार थे उनके वहाँ जो बच्चे थे खोखा और उनकी 5 पुत्रियाँ थी, है ना, तो वहाँ का जो भरण पोषण होता था उसमें लिंग में जो है भेदभाव था। क्या था? लिंग में भेदभाव था। लिंग का मतलब लड़का क्या था? पुल्लिंग था, लड़कियां क्या थी? स्त्रीलिंग थी। उन दोनों में भेदभाव था, बच्चों के प्रति भेदभाव था। क्या भेदभाव था? उन्हीं के बारे में अपने शब्दों में लिखना है। तो कह रहे कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने लिखने व हंसने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे, है ना। वहाँ के जो उनकी 5 लड़कियां थी उन लोगों के लिए क्या किया? सब नियम बनाते थे, लेकिन नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। सही बात है। उनका नियम, उनके लिए बेटियों का अलग अलग नियम था। बेटियों का कहते कि तुम कहीं कुछ नहीं कर सकते, तुम यहीं घर पर रहो, यहीं जो भी करना यहीं, कहीं बाहर नहीं जाना है, सब काम यहीं पर करना है, सब व्यवस्था मिलेगा, तुम कहीं कुछ नहीं कर सकती। और खोखा के लिए स्वतंत्र नियम था, स्वतंत्र नियम बना हुआ था, है ना, तो कुछ भी कर सकता था इसलिए वो अपना नियम में अपवाद था। यही लिंग। तो उनको जो है पढ़ने लिखने यानी पढ़ने के लिए, खोखा को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, पढ़ने लिखने और हंसने के लिए बाहर आराम से जा सकता था। पर उन 5 पुत्रियों को क्या नियम बनाया हुआ था? क्या कि तुम सब जो है यहीं पढ़ेगी, तुम सब के लिए सब नियम यहीं रहेगा, सब आएगा, तुम बाहर नहीं जा सकती। यही भेदभाव उन लोगों के बीच में देखा गया। अब क्वेश्चन आता है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा कई मामलों में अपवाद था, बोल सकते हो कई मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब का बेटा जो होगा, है ना, जो मतलब सेन साहब का बेटा कौन है? खोखा है, कासू है। घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। जैसे कौन कौन नियम था? पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, यानी कई कई नियमों में अपवाद बोल सकते हैं। कि ऐसे बोल सकते हैं सेन साहब का जो बेटा खोखा, है ना, खोखा था और उसका नाम कासू भी था, तो उसके लिए जो है कई नियम अपवाद के रूप में थे। जैसे पढ़ाई के लिए उसके लिए नियम बनाया गया था, तुम स्वतंत्र हो, कहीं पढ़ सकते हो, कहीं खेल सकते हो, कहीं कूद सकते हो, तुम बाहर जाकर पढ़ सकते हो, है ना, कुछ भी, मतलब उसका नियम कुछ अलग था। और लड़कियों के लिए एक नियम बनाया गया था, तुम कहीं भी नहीं जाएगी, सिर्फ यहीं घर पर रहेगी, घर से बाहर एक भी कदम नहीं रखेगी। यही नियम था, यही अपवाद था। क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन क्या है? सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं थे और उन सब संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? मतलब सेन साहब जो दंपति जो है खोखा में कैसी संभावना देखते थे, तो उनके अंदर जो सेन साहब उसके अंदर मतलब कई संभावना व्यक्त करते थे। देख करके सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटों को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। मतलब उन्होंने सोचा था कि स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है, तो वो कभी कभी उसका व्यवहार, खोखा का जो व्यवहार देखता था, कभी कभी वो क्या करता था, कभी अपने गाड़ी को खोल देता था, हर चीज़ को खोल देता था, कोई भी गलतियाँ करता था तो उस पर मतलब उसको डांटता डपेटता नहीं था, है ना। हर चीज़ में सोचता था ये कुछ सीख रहा है। और उन्होंने सोचा कि ये बेटा जो है उस क्यों कारण था, क्योंकि वह एक लौता पुत्र था, 5 बेटियों के बाद एक लौता पुत्र है, तो एक लौता पुत्र थोड़ा सा प्यार दुलार होता ही है, कितना भी कुछ करता था। तो जिसके कारण क्या हुआ, उसके अंदर कई संभावना व्यक्त किया कि ये कोई भी काम करता था कि अगर मान लो कोई गाड़िए का पंचर कर देता था, कहता था इंजीनियर बनेगा। अगर कहीं रुपये पैसे वाला इधर उधर करता था, कहेगा बिजनेसमैन बनेगा।
मतलब डांटना धोपना वाला कोई बात नहीं होता था। इसलिए वो क्या किया कि दूसरों से लड़ाई ना करे, इसलिए बाहर से शिक्षक को बुला करके घर में ही उसको पढ़ाने की कोशिश किया। अगला क्वेश्चन आता है, मदन और ड्राइवर के बीच के अब विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच जो झगड़ा हुआ था, वही विवाद हुआ था, झगड़ा के बारे में कहानी क्या बताना चाहता है। कहानीकार जो है, जो लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा जी है जो है, वो क्या बताना चाहते हैं। तो देखो, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। यही मतलब इसमें कई भावना अपने व्यक्त कर सकते हो कि मतलब जब मदन कैसा लड़का था, गरीब परिवार से लड़का था, और ड्राइवर जो था सेन साहब के यहाँ काम करता था। तो मदन और ड्राइवर के बीच जो झगड़ा हुआ तो बेफिजूल में झगड़ा हुआ, है ना, बेफिजूल का झगड़ा हुआ। और यहाँ कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि जब भी गरीब और अमीर के बीच झगड़ा होता है तो हमेशा देखना कि गरीब लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनके सामानों, उनके जो कोई भी सामान है उन क्षति पहुँचे, और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह इनसे दूर रहे। यही बात, और भटके नहीं, हमेशा डर बना रहता है, यही बात बताना चाहते हैं। तो उसके बाद आता है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, यानी कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो आराम से बता सकते हैं कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। बहुत छोटा कर, जो कहता वही बोलना है, फाजिल गढ़ना नहीं है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इतना तो क्वेश्चन बन गया। उसके बाद इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रसंग के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। सही बात है। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यही बता सकते हैं कि समय सबका आता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, है ना। समय सबका आता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। झोपड़ी यानी गरीब वाले भी समय के अनुसार महल वालों से बदला ले सकता है। और अंत में जो है मदन जो है बहुत अच्छी तरह से बदला लिया और अपने पिता का सर ऊंचा किया। यही बताना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, यानी जो कहानी पढ़े इसमें बोलोगे कि आपकी दृष्टि में कहानी जो पढ़े थे उस कहानी में नायक कौन था, हीरो कौन था। तर्कपूर्ण उत्तर दे, तुम अपने दिमाग से ऐसा उत्तर दो कि उस कहानी में तुमको हीरो कौन लगा, यही बताने का है। तो लिखना है कि मेरी दृष्टि से, आपकी बोला है तो मेरी दृष्टि से इस कहानी का नायक मदन है। क्या है, सही बात है, मदन है, क्योंकि वह महल वाले यानी ऊंचे परिवार के घराने सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाते हैं और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। बस यही लिखना है। इसलिए हर अपने बाप का अपमान का बदला लिया, और हम कह सकते हैं कि मदन जो है इस कहानी का नायक और हीरो है। इतना तो बढ़ा देना है, जो कहा जाए वही लिखना है। खिचड़ी मत पकाना, खिचड़ी पकाओगे तो खिचड़ी जैसा नंबर मिलेगा। तो कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू का चरित्र मतलब कासू का चरित्र कैसा था, करेक्टर कैसा था, है ना, उसी के बारे में लिखना है। कासू का करेक्टर कैसा था, देखो कासू का करेक्टर है, तो कासू का करेक्टर तो जानो अमीर बाप का बिगड़ी औलाद होगा, है ना, अमीर बाप का बिगड़ी औलाद, तो उसका करेक्टर जानो। अमीर बाप का बिगड़ी औलाद का करेक्टर तो पता ही होगा कैसा होता है, क्या हुआ। तो चलो, कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था, होबे करेगा आंखों का तारा, दुलारा, आंखों का तारा दुलारा क्यों होगा, क्योंकि एक के पुत्र था तो दुलारा होबे करेगा। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। सही बात है। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सही मामलों में अपवाद था,
यानी बाप का जो नियम बनाया गया था उसका नियम का कोई पालन नहीं करता था, बिगड़ा औलाद था। घर के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था, है ना। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था, यही करेक्टर था उसका। और क्या कह सकते हैं, यानी कासू का करेक्टर क्या था, एक अमीर बाप का बिगड़ी औलाद था, है ना। वो अपने बुढ़ापे का एक आंखों का तारा था। उनका बाप जो है उसे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता था और हर वक्त जो है किसी न किसी से लड़ता रहता था। बेफिजूल में किसी के बड़ा हो या छोटा हो किसी पर हाथ छोड़ देता था। यही इसका करेक्टर था, यही चरित्र है। इतना ठो लिखना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है, जितना क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। ये सब कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, शायद लिखा हुआ है। सेन साहब का, आप सेन साहब के बारे में बताना है कि सेन साहब कैसे थे। तो सेन साहब अमीर आदमी, घमंडी होवे करेगा, है ना। सेन साहब 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है। वे अपने बच्चे के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देते हैं। बस इतनी ठो लिखना है। और भी लिखोगे तो लिख सकते हो, अपने अमीरी दिखाने के लिए गरीबों पर अत्याचार करते थे। हमेशा गरीब लोगों पर कुछ ना कुछ बकते रहते थे। जितना अच्छा से लिख सकते हो, अपना अपना नियम है, छोटा लिखो अच्छा लिखो। अब मदन के बारे में बताओ। कासू के बारे में तो बता दिए, मदन का चित्रण करो। मदन कैसा लड़का था, तो लिख सकते हैं मदन 20 के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। इस कहानी का यानी 20 के दांत कहानी का क्या है, हीरो है, नायक हीरो होता है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया रे, नहीं आया, ठीक है। एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उसे लड़ाई करके उसके 2 दांत तोड़ देते हैं, है ना। तो यही चित्रण है। लिख सकते हो कि मदन जो है काफ़ी साहसी है, एक साहसी लड़का है, समझदार लड़का है। और इस कहानी में जो एक हीरो है जो अपने पिता का अपमान का बदला खूब अच्छी तरीके से लेता है, यही कहा जा सकता है। और कासू को लास्ट में पीट कर, है ना, 2 दांत तोड़ देता है और अमीरी का घमंड चूर कर देता है। अब गिरधर लाल के बारे में बताओ। गिरधर लाल के बारे में थोड़ा सा बता लेते हैं। गिरधर लाल कौन था तो वो भी बता देते हैं। गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। ये भी एक पात्र है ना, उसी कहानी से लिया गया। पात्र का मतलब क्या हो, उसी कहानी का ये एक आदमी है, पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। यानी सेन साहब का किरानी था, उसके घर मतलब उसके फैक्ट्री में काम करता था। किसके फैक्ट्री में, सेन साहब का। मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। जब मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे यानी मदन जो किसका, गिरधर लाल का बेटा जो था, वो सेन साहब के बेटे यानी कासू से लड़ाई करता है, जिसके कारण ऊपर से आप किसी के यहाँ कोई काम करेगा, किसी बेटा का लड़ाई कर लेगा तो थोड़ा सा अमीर था। तो इन्होंने क्या किया, मदन का बाप जो गिरधर लाल था उनके फैक्ट्री में काम करता था, तो क्या किया, सेन साहब ने बाहर निकाल दिया। खूब अपमानित किया, जो भी जितना बेइज्जती करना था कर दिया और बाहर निकाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा आज ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के लिए क्या करें, इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पहला चैप्टर। और अगला वीडियो नेक्स्ट दिन आएगा। क्या हो गया।